नब्या है, मैं कराची से हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। इस वक्त जो मैं ग्रोसरी लेकर आई हूँ जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है। कि जो पाकिस्तान का आज क्राइसिस है, अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी समझता है उससे पूछ लें। मैं आटा लेने आया था, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। हुकूमत ने बहुत महंगा आटा करा हुआ, तो इसलिए लोग आवाम परेशान हो रही है। इसलिए 650 रुपये का आटा मिल रहा है। हम लोग गरीब। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अपनी अयाशियाँ ख़त्म करे। हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए। हमें तो 11 बार गाड़ी चलाओ, ये गाड़ी किसने खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ। इंडिया की नेबरिंग कंट्री, जिसकी हालत आज दुनिया में श्रीलंका के बाद सबसे ज्यादा खराब है। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने तक को पैसे नहीं है। पाकिस्तान में इस समय हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि लोगों का पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। लोग खाने को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में डेली नीड्स की भी चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है, जिनको अफोर्ड कर पाना आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। जैसे जिस गैस सिलेंडर की कीमत इंडिया में 1200 से 1500 रुपए है, वही गैस सिलेंडर पाकिस्तान में 3 से 3500 रुपए में बिक रहा है। पाकिस्तान में लोग पॉलीथिन में कुछ इस तरह से गैस भर रहे हैं। जिस आटे की कीमत इंडिया में 35 से 40 रुपए पर केजी है, वही आटा पाकिस्तान में 150 से 200 रुपए में बिक रहा है। जिस चिकन की कीमत इंडिया में 200 से 250 रुपए पर केजी है, वही चिकन पाकिस्तान में 700 से 800 रुपए पर केजी बिक रहा है। और फूड शॉर्टेज की वजह से अब तो पाकिस्तान में आटे की भी स्मगलिंग होने लगी है। यह वीडियो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर का है। कितना गोनी राजी? ये सरगेश गोनी। इसके अलावा पाकिस्तान में फ्यूल क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 250 रुपए पर लीटर को भी पार कर चुकी हैं और इतनी ज्यादा महंगी पेट्रोल और डीजल वहां के आम लोगों के लिए खरीद पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और इसीलिए पाकिस्तान के पेट्रोल पंप तक वीरान पड़े हैं और जहां पर पेट्रोल डीजल मिल रहा है वहां पर कुछ इस तरह से भीड़ जमा हुई है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और इसकी वजह से पाकिस्तान को खाड़ी देशों से क्रूड ऑयल नहीं मिल रहा है, तो पाकिस्तान के लोग कुछ इस तरह से जुगाड़ निकाल कर अपना काम चला रहे हैं। पाकिस्तान पर इस समय 117 बिलियन US डॉलर कर्ज है। इसको अगर कंपेयर करें यूक्रेन से, जो 1 साल से जंग लड़ रहा है, उस पर भी 130 बिलियन डॉलर कर्ज है। खैर, यूक्रेन के साथ तो अमेरिका और पूरा यूरोप खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान, जिसने टेररिज्म को सपोर्ट किया और फंडिंग करके अपने पड़ोसी देश इंडिया से भी रिलेशनशिप बिगाड़ रखे हैं, आज पाकिस्तान के बुरे हालात में उसका परम मित्र माने जाने वाले चाइना ने भी उसको उसके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया है। इस समय पाकिस्तान लोन के लिए सऊदी अरब, UAE, IMF के सामने हाथ फैला रहा है, लेकिन पाकिस्तान को वहां से भी निराशा ही हाथ लगी है। पाकिस्तान में हर बीतते दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार भी ये बात मान चुकी है कि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। पाकिस्तान की सरकार इस क्राइसिस से निकलने के लिए अपने लोगों को कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रही है, जैसे रात के 8:30 बजे के बाद बाजारों को बंद करना, मॉल और मैरिज होमों को रात के 10 बजे के बाद बंद करना। इसके अलावा पाक गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक पंखों और बल्बों का प्रोडक्शन भी जुलाई 2030 तक के लिए रोक दिया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफिस और जितनी भी गवर्नमेंट मीटिंग हो उनको दिन में किया जाए। ऐसा करने के पीछे पाकिस्तान सरकार का मानना है कि इससे बिजली की खपत 30% तक कम हो सकती है और इससे पाकिस्तान सरकार को 62 अरब रुपए तक की बचत हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि जिस पाकिस्तान में 1960 तक पर कैपिटा इनकम भारत से भी ज्यादा थी, आज वही पाकिस्तान कंगाली की कगार पर खड़ा है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज श्रीलंका की तरह पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर है। और क्या पाकिस्तान का कंगाल होना भारत के लिए चिंता का विषय है? इसको थोड़ा शुरुआत से जानते हैं। पाकिस्तान के इस तरह बर्बाद होने की 3 मुख्य वजह हैं। नंबर 1 कोविड-19, नंबर 2 रशिया यूक्रेन वॉर और नंबर 3 फ्लड। और वर्ल्ड बैंक के डाटा के अकॉर्डिंग पिछले साल आई बाढ़ की वजह से पाकिस्तान को 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और इस
इस बाढ़ ने पाकिस्तान के 33 मिलियन लोगों को सीधा सीधा प्रभावित किया। इस बाढ़ ने पहले से कर्ज में डूबे पाकिस्तान की कमर बुरी तरह से तोड़ दी। लेकिन इन 3 रीजन के अलावा और भी 2 मेन वजह हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की यह हालत हुई है, और वो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और टेररिज्म। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान को हमेशा से उसके ज्यूडिशरी सिस्टम ने नहीं बल्कि पाक आर्मी चलाती आई है। पाकिस्तान का गठन हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं और इन 75 सालों में से केवल 37 साल ही सिविलियन सरकार रही है जिसने 22 PM देखे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इन 22 PM में से कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद से ही 32 वर्ष तो सेना ने सीधे तौर पर शासन किया है और लगभग 8 वर्षों तक पाकिस्तान की आवाम ने राष्ट्रपति शासन देखा है। अब तक पाकिस्तान में सिर्फ 3 ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो 4 साल से ज्यादा वक्त तक प्रधानमंत्री पद पर रह पाए हैं। इनमें पहला नंबर आता है नवाज शरीफ का, जो 3 बार प्रधानमंत्री बने। वो 9 साल तक सत्ता में रहे, जो पाकिस्तान का अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। नवाज शरीफ के अलावा लियाकत अली खान और यूसुफ रजा गिलानी एक ही बार में 4 वर्षों से अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की सेना का वहां की राजनीति में पहला हस्तक्षेप जनरल अयूब खान के नेतृत्व में हुआ, जिन्होंने 1956 के संविधान द्वारा गठित संवैधानिक शासन को समाप्त कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान में अक्टूबर 1958, मार्च 1969, जुलाई 1970 और अक्टूबर 1999 4 बार पाकिस्तान सरकार का तख्ता पलट कर चुकी है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पर सबसे बड़ा कारण वहाँ की मिलिट्री है। पाकिस्तान में हमेशा से ही वहाँ की सिविलियन सरकार में पाक आर्मी का इंटरफेयर रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान आर्मी वहाँ पर 4 बार तख्ता पलट कर चुकी है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो पाकिस्तान में चाहे कोई भी सरकार हो, उसके अंदर पाक आर्मी का डर और उसका इंटरफेयर हमेशा रहता है। वर्तमान सरकार से पहले जो इमरान खान सरकार थी वो भी एक तरह की हाइब्रिड सरकार थी, जिसमें प्रधानमंत्री तो इमरान खान थे बट उसको चला पाक आर्मी रही थी और यही वजह है कि वो ज्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह पाए और उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। दूसरा बड़ा कारण है विविधता। पाकिस्तान में छोटी बड़ी मिलाकर कुल 19 पार्टियां हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान की किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, जिस कारण से यहाँ सरकारें हमेशा गठबंधन करके बनती हैं। लेकिन सत्ता के लालच के कारण सरकार का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राजनीतिक पार्टियों के बीच आपस में कलह यानी कि लड़ाई हो जाती है और इसी कारण से वहाँ की कोई भी सरकार 5 साल तक नहीं चल पाती है। पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी का दूसरा बड़ा कारण है उनका आइडेंटिटी क्राइसिस। पाकिस्तान शुरुआत से ही आतंकवाद का अड्डा रहा है और आज यही आतंकवाद पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सरकार के लिए कैंसर बन गया है और इसी वजह से आए दिन पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं। इन बॉम्ब ब्लास्ट में अब तक हजारों पाकिस्तानी आवाम और वहाँ के मासूम लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अब भी पाकिस्तानी सरकार टेररिज्म के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाती है और इसी वजह से पाकिस्तान में कोई बड़ी कंपनी या विदेशी इन्वेस्टर नहीं आना चाहता और जो भी बड़ी कंपनियां पहले से पाकिस्तान में थी उन्होंने भी अपना कारोबार पाकिस्तान से समेट लिया है। यहाँ तक कि दूसरे देशों की क्रिकेट टीम भी इसी आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान में मैच तक खेलने नहीं आना चाहती। इस वीडियो का निष्कर्ष पाकिस्तान की राजनीति में सामने आई हाल ही की कुछ घटनाओं से यह स्पष्ट तो हो गया है कि पाकिस्तान की राजनीति में पाकिस्तानी मिलिट्री का इनडायरेक्टली हस्तक्षेप रहता है। भले ही पाक आर्मी पाकिस्तान में सीधे तौर पर शासन न करती हो, लेकिन पाकिस्तान को बर्बाद करने का क्रेडिट पाक आर्मी और पाकिस्तान की राजनीति दोनों को ही जाता है। मुझे तो प्राउड होता है इस बात को सोचकर कि हम यहाँ भारत में भाग्यशाली हैं कि हमें फील्ड मार्शल KM करियप्पा जैसे अद्भुत सैन्य नेता मिले जिन्होंने देश के अंदर सेना की स्पष्ट भूमिका तय की। उन्होंने कहा था कि सेना का काम राजनीति में दखल नहीं बल्कि सीमित हुई सरकार के प्रति पूर्ण वफा देना है और एक भारतीय होने के नाते हमें अपनी महान भारतीय सेना और अपने महान भारतीय सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व महसूस होता है, जो राजनीति से दूर रहते हैं, संवैधानिक और लोकतांत्रिक शासनों का सम्मान करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से साथ साथ काम करते हैं।